गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स, टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा? आइसो मीन्स सेम और थर्म मीन्स हीट, और हीट को मेजर करते हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से। हीट कंटेंट कितने हैं वो मेजर करते हैं टेम्परेचर से। तो वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करवाए जाते हैं, द प्रोसेस विच आर कैरिड आउट अंडर ए कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज ना हो, चेंज इन टेम्परेचर क्या लिया जाए, जीरो, उसे बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। मान लीजिए ये रिएक्शन करवाए, यहाँ पे इस जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स, उन मान लीजिए टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, दैट चेंज टू आफ्टर सम टाइम टू अनदर बी, कुछ टाइम के बाद बी में कन्वर्ट हो गया, और टेम्परेचर कितना रहे, वही 25 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जैसे NaOH सॉल्यूशन लिया 25 डिग्री सेल्सियस पे था, HCl सॉल्यूशन डाला वो भी 25 डिग्री सेल्सियस पे है, और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे टेम्परेचर देखा क्या रहा, फाइनली NaCl और वाटर बन गया, और टेम्परेचर कितना रहा, 25 डिग्री सेल्सियस। तो कहा जाएगा दैट रिएक्शन कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट जब रहेगा जब सिस्टम की वॉल्स कंडक्टिंग हो। वॉल्स कैसे हो, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग वॉल बता दे, बाउंड्री में भी कंडक्टिंग और में भी नॉन कंडक्टिंग। बाउंड्री कंडक्टिंग भी हो सकती है, बाउंड्री एडियाबैटिक भी हो सकती है। तो यहाँ बता रहे बाउंड्री कैसे होनी चाहिए, कंडक्टिंग, मीन्स डायाथर्मिक वॉल्स। सिस्टम की वॉल कैसे होनी चाहिए, डायाथर्मिक। अगर डायाथर्मिक वॉल है तो ही बेटे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। डायाथर्मिक वॉल होंगे तो ही टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहेगा कि NaOH में बेटा HCl ऐड किया, तो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, क्या तो हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। तो अगर ये वॉल्स कंडक्टिंग है तो हीट फ्लो कर जाएगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो, हीट फ्लो कर जाएगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो। ठीक है, यहाँ बता दें कि NaOH में जब HCl मिक्स किया तो प्रोड्यूस द हीट एनर्जी, तो ये तो सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर ये सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा तो यहाँ तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बट वॉल्स कंडक्टिंग है तो हीट फ्लो कर जाएगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और सिस्टम अटेन कर लेगा अपना वही टेम्परेचर सेम जो सराउंडिंग में। ऐसे ही मान लीजिए कहीं पे रिएक्शन हो रही है एंडोथर्मिक, कि A चेंज टू B इन सिस्टम बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तब B में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर ये अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा, जैसे अपने आसपास से यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो बेटा यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्स डायथर्मिक है तो हीट फ्लो कर जाएगी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, और टेम्परेचर क्या कर देगा, सेम। हीट कैन फ्लो if the walls are diathermic, or heat can flow from high temperature to low temperature, and temperature can be maintained constant. The isothermal process can be carried out by using the conducting walls of the system की walls conducting हो, diathermic wall हो, ठीक। अच्छा जी, आइसोबारिक प्रोसेस किसे बोलते हैं बेटा? आइसोबारिक मोस्टली केमिकल प्रोसेस आपको आइसोबारिक मिलेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस, the process which carried out under a condition of constant pressure, जिस प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पे करवाया जाए, जहाँ प्रेशर कांस्टेंट हो, उसे बोलते हैं आइसोबारिक। नो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर चेंज ना हो, डेल्टा P इज इक्वल टू 0, प्रेशर चेंज ना हो। अगर कोई हम प्रोसेस करवा रहे ओपन सिस्टम है, ओपन तो ये एयर के कांटेक्ट में, और एयर प्रेशर कितना लगा रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक, ये एयर के कांटेक्ट में, इसके ऊपर एयर प्रेशर लगा रहा है, एयर का प्रेशर कितना लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक। तो बेटा ये ओपन है तो सिस्टम ओपन रहेगा तो प्रेशर तो वही रहेगा, इस पे एयर का कितना, 1 एटमॉस्फेरिक। तो इफ ए प्रोसेस carried out under constant pressure, तो इट मींस यहाँ पे वेसल क्या लेना चाहिए, ओपन, तो एयर के कांटेक्ट में रहेगा, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक रहेगा, ठीक। तो कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हम क्या बोलेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। अगर हम बेटे इसे रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली, ये ले लिया हमने प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, ठीक है। तो इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो देखो आपको बॉयल से याद होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसे ग्राफ आता है आइसोथर्मल, ठीक। ये हो गया आइसोथर्मल, याद है बॉयल्स लॉ, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये आते हैं ग्राफ।
कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर बेटा प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस है तो ये हो जाएगा, ये आइसोथर्मल है, क्या हो गया प्रेशर कांस्टेंट, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक। ठीक है ना। आइसोकोरिक, इफ ए प्रोसेस कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, इफ ए प्रोसेस कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कोई प्रोसेस बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे करवाया जाए, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। If a process carried out at a condition of constant volume, वॉल्यूम चेंज हो, जैसे क्लोज्ड वेसल ले लिया हमने, यहाँ पे गैस ले ली 1 मोल 2 मोल जो भी, इस वेसल की वॉल्यूम बेटा 2 लीटर है, तो यहाँ पे खूब गैस 1 मोल 2 मोल जो भी रिएक्शन चलती रहेगी, पर गैस की वॉल्यूम क्या रहेगी इक्वल टू द कंटेनर वॉल्यूम, तो 2 लीटर रहेगी। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो क्या बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक। आइसोबारिक एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, आइसोकोरिक हो गया, ये क्या हो गया आइसोकोरिक। नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये आइसोबारिक हो गया। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या हो गया आइसोथर्मल, ये क्या चल रहा है आइसोथर्मल। ठीक, लास्ट नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट आर एडियाबैटिक प्रोसेस? बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं वेयर नो चेंज इन हीट, neither absorption of it nor loss of it. If a process is carried out by using adiabatic walls, ना तो ये हीट एब्जॉर्ब करे सराउंडिंग से बेटा और ना ये हीट दे सराउंडिंग को। हीट क्या रहे जहाँ कांस्टेंट, नो चेंज इन हीट, चेंज इन हीट क्या हो जहाँ पे जीरो। एडियाबैटिक वॉल ले ले तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी सिस्टम सराउंडिंग में, हीट एक्सचेंज नहीं होगी, तो नो चेंज इन हीट, तो एडियाबैटिक प्रोसेस तो ये होगा डेल्टा क्यू जीरो। और बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा आएगा। आइसोथर्मल से थोड़ा सा इसके लिए स्लोप ज्यादा मिलेगा, ये एडियाबैटिक, ये एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये आइसोथर्मल के लिए बेटा ये ऊपर वाली लाइन होगी हमेशा, एडियाबैटिक की नीचे वाली होगी। ऐसा क्यों होगा वो हम आगे एक्सप्लेन भी कर देंगे। एडियाबैटिक वर्क है ना वो कम होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल वर्क, ये आगे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, ये भी क्लियर है आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, ये भी क्लियर है आइसोथर्मल, तो बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यहाँ पर बॉयल्स लॉ कैसा ग्राफ आता है। ठीक है, एडियाबैटिक के लिए ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, और ये एडियाबैटिक का जो वर्क होगा वो आइसोथर्मल वर्क से कम मिलेगा, ये आगे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, तो ये होगा बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। ऐसे अपने को ना क्वेश्चन मिल सकता है ग्राफ से रिलेटेड कि ये दे दिया जाए प्रेशर वॉल्यूम और ये दे देंगे ऐसे दे दिया, और अब बताओ प्रोसेस ए बी सी डी, इन प्रोसेस का नाम बताओ। तो बेटा यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आइसोबारिक हो गया, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है ये आइसोकोरिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेना बेटा ये बी और सी, इनमें से जहाँ पे कम और नीचे की तरफ मतलब जहाँ पे स्लोप ज्यादा है वो तो एडियाबैटिक, और ये वाला क्या है आइसोथर्मल। ठीक, नाउ व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? नेक्स्ट व्हाट इज द साइक्लिक प्रोसेस? तो साइक्लिक प्रोसेस किसे बोलते हैं? साइकिल की तरह मतलब जहाँ पे चला था वापस घूम फिर के वहीं पे आ जाए, उसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। इफ ए सिस्टम अंडरगो ए सीरीज ऑफ चेंजेस and finally returns to its original state. एक सिस्टम बेटा A से B बना, B से C में गया, C से D में गया, D से E में कन्वर्ट हुआ, E से F में कन्वर्ट हुआ और फाइनली वापस F से A बन गया, तो जहां से चले तो वहीं पे वापस पहुंच जाए। मान स्टार्टिंग में प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे जाके कहते प्रेशर P1 ही रहा, वॉल्यूम V2 होगी, टेम्परेचर T1 ही रहा, तो मीन से P1 से प्रेशर P1 रहा, तो ये कैसा प्रोसेस रहा आइसोबारिक, टेम्परेचर T1 का T1 ही रहा, तो ये आइसोथर्मल भी है। ऐसे B से C में कन्वर्ट हुआ, D में कन्वर्ट हुआ, यहाँ तक आते प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, यहाँ पे कह दिया प्रेशर मान लीजिए P3 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, T2 हो गया, और ये फाइनली F से A बना तो वापस फिर P3 से प्रेशर P1, V2 से वॉल्यूम V1 और T2 से टेम्परेचर T1, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। If a process undergo a series of change and finally returns to its original state, वो कहलाएगा साइक्लिक प्रोसेस।
बट एक साइक्लिक प्रोसेस में ना जो स्टेट फंक्शन है उनकी वैल्यू 0 आएगी। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। स्टेट फंक्शन क्या होता है? दैट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। इनिशियल स्टेट क्या है? ए, और फाइनली भी क्या है बेटा? ए। वो ए से बी बना है, सी बना है, डी बना है, क्या बना, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ डिपेंड करती है ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। जैसे मान लीजिए कहते हैं ये पर्सन यहाँ पे है, ये ए पर्सन यहाँ से और इस साइड पे आ गया, बी पे आ गया बेटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? साइड के अकॉर्डिंग निकाल ली। अब ये ए बी स्टेट पे यहाँ पहुंचा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी द स्टेट बी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? स्टेट बी पे पोटेंशियल एनर्जी है मान लीजिए x2, स्टेट ए पे पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए x1, तो क्या होगा? x2 माइनस x1। अब ये ए मान लीजिए कहते इधर गया सी पे, फिर सी इधर आया डी पे, डी इधर आया ए पे, और फिर ये पहुंचा बी पे। तो बेटे जब बी पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो वही होगी कि ए की x1, फिर ये बी पे पहुंचेगा तो वही रहेगी x2। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी की कहाँ से कौन से पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं? सीधा जा रहे हैं। दैट विल नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट की कहाँ तक कहाँ पहुंच गया। तो वो प्रॉपर्टी जिनका मैग्नीट्यूड ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करता है बेटा? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, उन्हें बोलते हैं हम स्टेट फंक्शन। जो पाथ पे डिपेंड करते हैं वर्क कितना का, एक कंप्लीशन ए से बी पे चला गया, एक कहना भाई ए पहले यहाँ पे पहुंचा सी पे, फिर ये डी पे पहुंचा, फिर वापस आ गया एक्स पे, फिर एक्स से वापस वाई पे चला, फिर वाई से यहाँ पे ये पहुंचा बी लेवल पे। तो ये सीधा इस पाथ से गया, इस पाथ से गया, तो वर्क तो बेटा दोनों जगह अलग अलग होगा। तो वर्क और हीट तो है पाथ फंक्शन, वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, ठीक। और बेटा जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते उन्हें क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन, जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करते हैं। तो स्टेट फंक्शंस की वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होगी। स्टेट फंक्शन तो क्या होता है? जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, तो इनिशियल और फाइनल तो साइक्लिक के लिए सेम होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, ये टर्म्स पढ़ेंगे बेटा क्या? एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, ये सब कुछ क्या मिलेगा बेटा? साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0। ओके, अब ये जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, कौन से जो पढ़े हैं? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। बेटे सारे के सारे प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस? व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस? ये बोलेंगे कि इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क निकालो। अरे कहेगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क निकालो। तो रिवर्सिबल मतलब बेटा जिसका रिवर्स पॉसिबल हो, सिंपली बोलते हैं रिवर्सिबल मींस जिसका रिवर्स ए कैन कन्वर्ट इनटू बी और रिवर्सली बी कैन कन्वर्ट इनटू ए, फिर रिवर्सिबल प्रोसेस है। और हुज रिवर्स इज नॉट पॉसिबल तो क्या बोल देंगे उसे हम? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। जैसे गर्म चाय अपने आप रखी रखी ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के बाद अपने आप तो गर्म तो नहीं होगी, ठीक है। आइस को रूम टेम्परेचर पे अपने आप मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कैसे प्रोसेस है बेटा? इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में जो मेन डिफरेंस है, हम सिंपली बोल दें कि किसका रिवर्स पॉसिबल हो, तो किसका रिवर्स पॉसिबल है बेटा? एक प्रोसेस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मींस प्रोडक्ट की तरफ ले जाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसे बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स। और जो फोर्स वापस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे बोलते हैं अपोजिंग फोर्स। मतलब एक प्रोसेस में दो काम करते हैं फोर्स, ए को बी की तरफ ले जाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो ड्राइविंग, और इसे वापस कन्वर्ट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो अपोजिंग। तो जहां पे बेटे ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड और अपोजिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड नियरली सेम हो, तो जैसे ही इसे ए से बी की तरफ ले जाएगा उतनी पावर इसकी भी है, ये बी से वापस ए की तरफ ले जाएगा, तो फिर तो प्रोसेस आगे चलेगा नहीं। तो ड्राइविंग फोर्स स्लाइटली ग्रेटर देन, थोड़ा सा क्या हो जाता है एज कंपेयर टू अपोजिंग फोर्स, लगभग बराबर से थोड़ा सा ज्यादा हो, कि ये मैक्सिमम जैसे कहते हैं कि ए का 90% बी बन गया, फिर वापस 85% ए आ गया, तो 5% बी में रहा,
फिर उसके बाद नेक्स्ट 90% भी बना, फिर 85% वापस आ गया। तो प्रोसेस बहुत धीरे चलते हैं, बहुत धीरे चलते हैं। दिस प्रोसेस अकर्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे चलते बेटे। दे टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, यानी कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड लगभग बराबर से है। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अपने पास बेटा ये कंटेनर है और इस कंटेनर में ये रख लिया हमने वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर है मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर, इंटरनल प्रेशर जो गैस का वो भी मान लिया मैंने 1 एटमॉस्फेयर। तो ना ही गैस एक्सपेंड होगी ना कंप्रेस, कि बाहर से इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उतना प्रेशर अंदर भी है, ठीक है। ये इंटरनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और बेटा एक्सटर्नल प्रेशर भी कितना 1 एटमॉस्फेयर। मान लीजिए एक्सटर्नल प्रेशर लगाने के लिए यहाँ पे कुछ वेट्स रख रखे हैं, ये वेट्स हैं, ये स्मॉल 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 छोटे छोटे वेट्स बेटा ये, ठीक है। अब मैं ऐसा करूँ, इनमें से एक वेट बॉक्स उठा लूँ, यहाँ से एक वेट बॉक्स हटा लिया, थोड़ा सा हटा लिया, तो एक्सटर्नल प्रेशर बेटा 1 से थोड़ा कम हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर मान लीजिए 1 से कम होकर सपोज कर लिया 0.9 एटमॉस्फेयर हो गया। अब ये तो 1 और ये हो गया 0.9, तो गैस थोड़ा एक्सपेंड होना चाहिए, बोलो कि ये वाला प्रेशर ज्यादा, अंदर से प्रेशर ज्यादा लगेगा तो ये ऊपर की तरफ धकेलेगा इसे। तो ये बेटा थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया और अब क्या हुआ, एक्सपेंड होने से वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज, और वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो बेटा यहाँ प्रेशर हो गया डिक्रीज। ये प्रेशर 0.9 हो गया, ये फिर इक्विलिब्रियम में आ गया। अब ये भी 0.9, ये भी 0.9, इक्विलिब्रियम आ गया। अब ऐसा करो, एक छोटा सा बॉक्स ऐसे फिर उठा लो, मान लो प्रेशर 0.8 हो गया, फिर थोड़ी सी एक्सपेंड होगी, थोड़ी सी एक्सपेंड होगी, वॉल्यूम फिर बढ़ेगी, कुछ टाइम बाद ये भी 0.8 हो जाएगा। तो हर स्टेप पे बार बार इक्विलिब्रियम आता जाएगा। तो बेटा बार बार क्या हो रहा है यहाँ पे कि जैसे ये 1 से पहले 0.9 हुआ, फिर 0.9 से 0.8 हुआ, तो दिस प्रोसेस अकर्स वेरी स्लोली, क्योंकि इसका रिवर्स पॉसिबल है कि जो बाहर वाला प्रेशर है वो अंदर वाले प्रेशर से थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये अंदर वाला प्रेशर इसको एक्सपेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बाहर वाला प्रेशर या अपोजिंग फोर्स इसे कंप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत कम डिफरेंस है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, बहुत धीरे धीरे। यहाँ पे बेटा वर्क डन क्या आएगा, मैक्सिमम, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कि थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, फिर थोड़ा एक्सपेंड हुआ फिर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। मान लो मुझे 100 स्टेयर्स क्रॉस करनी है, चढ़ना है, 2 स्टेयर्स में ऊपर गई, फिर एक वापस नीचे आ गई, फिर 2 स्टेयर ऊपर गई, फिर एक नीचे आ गई, फिर 2 स्टेयर। तो ऐसे तो मुझे ऊपर चढ़ने में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा कि 2 ऊपर जाओ फिर एक बार नीचे आ जाओ, फिर 2 स्टेयर्स ऊपर जाओ फिर एक स्टेयर नीचे आ जाओ। तो जहाँ पे रिवर्स पॉसिबल होता है बार बार, वो प्रोसेस कंप्लीट होने में बेटा इनफाइनाइट टाइम लेगा। वहां पे वर्क डन मैक्सिमम आएगा। ये ध्यान रखो कि पूछा जाएगा, बताओ रिवर्सिबल वर्क मैक्सिमम या इरिवर्सिबल। तो मैक्सिमम वर्क कहाँ आएगा बेटा, रिवर्सिबल में, तो फॉरवर्ड जाएगा फिर उसका बैकवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा अपोजिंग फोर्स है। तो इन स्टेप कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू A to B, ये वापस नहीं आ पाएगा, सडन चेंज होगा यहाँ पे। तो दैट कंप्लीट्स इन अ फाइनाइट टाइम। और बेटा यहाँ पे वर्क भी क्या होगा, लेस। नेचुरल जो प्रोसेस हो सारे के सारे इरिवर्सिबल है। जो प्रैक्टिस में, जो डेली लाइफ में जो प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे बेटा इरिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल इज ए आइडियल प्रोसेस, इट इज इमेजिनरी प्रोसेस हियर, द वर्क डन इज मैक्सिमम। ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे A से B जाए तो B का 99% फिर वापस A में आ जाए, फिर या तो 0.1% B बना, फिर इसको A को फिर क्या 99% B में जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो ऐसे करके क्या होता चल जाएगा, बहुत धीरे 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 A B में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे वर्क बहुत ज्यादा होगा क्योंकि फिर अपने को बाहर आगे तरफ खींचेगा, फिर उसका बैक वापस हो जाएगा। ठीक, तो बेटा जो हमने प्रोसेस पढ़े, आइसोथर्मल जो पढ़ेंगे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, वो रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी दोनों में निकाले वर्क। आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क, एडियाबैटिक रिवर्सिबल वर्क, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल वर्क। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। रिवर्सिबल वर्क इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल, मच ग्रेटर। अब सुनो बेटा बात, आप पढ़ रहे टर्म इंटरनल एनर्जी, फिर इसके हेल्प से हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा U से या फिर E से। आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी आइदर रिप्रेजेंटेड बाय U और E।
ई या यू, ये क्या होता है इंटरनल एनर्जी। क्या होती है इंटरनल एनर्जी? बट एक सिस्टम में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ए बी एक्स वाई जेड, उन सभी पार्टिकल्स की हर टाइप की जो एनर्जी जो में वो जो ओबे कर रहे हैं, हर टाइप की जो एनर्जी वो पोजेस कर रहे हैं, उन सब का सम क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। यानी कि बेटा रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एक सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो हर टाइप की जो जो एनर्जी ओबे करते हैं, उन सभी का टोटल सम क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। तो बेटा एक सिस्टम में तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं और इनकी अगर इंडिविजुअल की न्यूक्लियर एनर्जी क्या, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कितनी, रोटेशनल कितनी है, पोटेंशियल, तो हर एक की बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट इंडिविजुअल एनर्जी निकालना तो बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए बोलता हूं बेटे कभी भी किसी सिस्टम की एक्यूरेट इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। पर बेटा हम ना अगर ये सिस्टम अपने आप को कन्वर्ट कर ले किसी ए फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, मान ले सिस्टम ए की इंटरनल एनर्जी ये थी और एक कन्वर्ट हो गया दूसरी फॉर्म बी में, इसकी इंटरनल एनर्जी मान लीजिए क्या है बी। मैं कह रहा हूं ना तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू यू ए की पता है और ना ही बेटा हमें एग्जैक्ट वैल्यू यू बी की पता है, पर इनका चेंज हमें एक्यूरेट बता सकते हैं। वी कैन एक्यूरेटली मेजर यू बी माइनस यू ए, ये चेंज कितना होगा ये हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स व्हेन ए सिस्टम कन्वर्ट्स ए टू बी, तो ए की इंटरनल एनर्जी भी नहीं पता, बी की भी नहीं पता, पर मैं क्या बता रही हूँ ना ये वैल्यू एक्यूरेट क्या पता, ना ये वैल्यू क्या एक्यूरेट पता, बट लेकिन डिफरेंस हम ये एक्यूरेट निकाल सकते हैं। कैसे? कि बेटा जब भी कोई सिस्टम अपने आप को किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है और अगर उसकी एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज होती है तो वो अपनी एनर्जी को बेटा दो ही तरह से एक्सचेंज करता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्क और इन द फॉर्म ऑफ हीट। मीन्स ए और बी की एनर्जी में जो डिफरेंस होगा ना वो कितना होगा, जो ए बी में कन्वर्ट होते टाइम जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, या जितना वर्क डन बाय द ये ए या ऑन द ए, ये वर्ड अभी समझा देंगे। ए और बी में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी कितनी चेंज हुई बेटा, एनर्जी दो ही तरह से चेंज होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो हम ये देख लेंगे कि जब ए बी में कन्वर्ट हुआ तो उसने कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, रिलीज की। ये देख लेंगे कि उसने कितना वर्क किया या उसके ऊपर कितना वर्क किया गया। दो वर्ड होते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, एक होता है ऑन द सिस्टम। वो वर्क वाली बात अभी समझा देंगे, ठीक है। तो बेटा वर्क और हीट की फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो यहाँ पे वर्क और हीट जो हुआ है उन दोनों का सम ले लेना, वो अपने पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। इसके अलावा किसी दूसरी फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होती ही नहीं है। और यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कभी सिस्टम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है तो ना एनर्जी क्रिएट हुई है नहीं ना कोई डिस्ट्रॉय हुई है, वो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। तो बेटा जो भी एनर्जी जिस फॉर्म में कन्वर्ट हुई है वो किसके बराबर आएगा, सम ऑफ हीट एंड वर्क। किन्हीं दो फॉर्म में एक्सचेंज होती है एनर्जी, किसी की एनर्जी डिक्रीज या इंक्रीज होगी तो इन्हीं की वजह से डिक्रीज इंक्रीज होगी। अब मैं साइन क्या मेंशन करूं, अगर बेटा कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई सिस्टम ए से बी में कन्वर्ट होते टाइम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्यों टेकन पॉजिटिव हीट एब्जॉर्ब किया तो बेटा पॉजिटिव। और अगर कोई सिस्टम ए से बी में कन्वर्ट होते टाइम हीट एनर्जी को रिलीज कर रहा है, जैसे 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज्ड आउट, तो माइनस ले लेना। हीट एनर्जी रिलीज्ड तो कम हो गई, माइनस कर दो। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब तो प्लस कर दो। वर्क बेटा वर्क डन ऑन द सिस्टम का है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये मैं बात समझाऊंगी आपको। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव क्यों लेते हैं, किस क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब सराउंडिंग वो सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही है, तो सराउंडिंग है ना वो सिस्टम पे वर्क करेगी तो वर्क की फॉर्म में सिस्टम के पास एनर्जी आएगी और सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इफ वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो पॉजिटिव लेंगे और इफ वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो बेटा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। ये फिजिक्स में पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स और वहाँ पे आप बिल्कुल इसका रिवर्स पढ़ेंगे। अब हम तो ये समझा देंगे कि ऑन द सिस्टम प्लस क्यों लेते हैं, बाय द सिस्टम माइनस क्यों लेते हैं, ठीक है, समझा देंगे अभी। बेटा वर्क भी ग्रेविटेशनल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैकेनिकल वर्क। गैसेस सिस्टम में क्या होता है, मैकेनिकल वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट एंड वर्क।
energy neither created nor to be destroyed, it always convert from one form to another form. ठीक, और वो बेटा जो भी चेंज आएगा इन दोनों के सम के बराबर आएगा. साइन एब्जॉर्ब प्लस रिलीज माइनस वर्क ऑन द सिस्टम प्लस बाय द सिस्टम माइनस. ठीक बेटा, हीट पाथ फंक्शन, पाथ पे डिपेंड करता है. वर्क पाथ फंक्शन है, ये कहते हैं हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन बट देयर सम इज स्टेट फंक्शन because their sum is equal to change in internal energy, or you know that change in internal energy depends upon the final state and initial state. So neither heat state function nor work state function, but इन दोनों का सम है वो स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर आ गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर. तो ये क्या किया जाए कि बताओ व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी if a system A convert into B by absorbing the 100 kilojoule heat and work done by the system is 200 kilojoule. Work done by the system 200 kilojoule. तो बेटा डेल्टा यू क्या होता है? हीट प्लस वर्क. हीट एनर्जी एब्जॉर्ब है तो प्लस, वर्क डन बाय द सिस्टम तो क्या लेंगे? माइनस, और डेल्टा यू क्या आ जाएगा बेटा? माइनस 100 जूल, ये आ जाएगा. ठीक बट ये इंटरनल एनर्जी, ये चेंज इन इंटरनल साइक्लिक कोर्स के लिए जीरो होगा. चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये बात ध्यान रखना. साइक्लिक कोर्स बताया था अभी लास्ट में कि जहाँ से चले थे वहीं पे वापस आ गए, तो जो इंटरनल थी स्टार्टिंग में वही फाइनली वही आ गई. तो चेंज इन इंटरनल साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो. इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो टेम्परेचर पे प्रेशर डिपेंड करती है. तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस लेंगे टेम्परेचर नॉट चेंज तो डेल्टा यू जीरो. आइसोबारिक प्रोसेस लेंगे तो फिर डेल्टा यू क्या आएगा? जीरो. इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट. कितने पार्टिकुलर पे डिपेंड करेगी? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, ये बातें याद रखना. ठीक, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा टाइप ऑफ वर्क. जो ये जो बताते थे कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वर्क डन बाय द सिस्टम है ऑन द सिस्टम, तो वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क मेजर करेंगे. ठीक है, ये अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. ओके, थैंक्स.